गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका यूट्यूब वीडियो की लेक्चर श्रृंखला में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल और टू बॉडीज। पिछले वीडियो में आपने देखा कि टक्कर क्या है, प्रत्यास्थ टक्कर क्या है और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या है। आज हम पढ़ेंगे हेड ऑन कोलिजन और इस टक्कर की स्टडी भी हम दो फ्रेम में करेंगे। पहला फ्रेम आपका होगा लेबोरेटरी फ्रेम, जिसे हम कह सकते हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। और दूसरा जो फ्रेम होगा वो होगा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र की। दूसरा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो चूंकि आप सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होगा, कैसे टक्कर होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब माना दो कण है, चूंकि हेड ऑन कोलिजन है तो एक दूसरे के से टकराएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके द्रव्यमान m1 और m2 है। टक्कर से पहले वेग u1 और u2 कंसीडर कर लेंगे और टक्कर के बाद वेग v1 और v2। माना दो कण है m1 और m2। टक्कर से पहले वेग क्या हो जाएंगे, टक्कर से पहले बिफोर कोलिजन सॉरी u1 और u2, और टक्कर के बाद जो वेग है वो हम कंसीडर कर लेते हैं v1 और v2। अब चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें संवेग संरक्षण के नियम का पालन होगा। और वो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण या फिर यूं कहें गतिज ऊर्जा संरक्षण, इसके नियम का भी पालन होगा। सो इट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दो समीकरण आपके पास प्राप्त हो गई। तो बेसिकली आपको करना क्या है इस डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन में आपको प्रारंभिक मान या कणों के वेगों के मान दिए हुए हैं u1 और u2। तो आपको v1 और v2 के मान निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ u1 और u2। क्या आपको कैलकुलेट करना है, v1 का मान और v2 का मान। और v1 v2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टक्कर के बाद के वेग को। So we want to find out that what will be the velocity of particle after collision। टक्कर के बाद उनके वेग क्या होंगे। इसके लिए हम समीकरण 1 व 2 को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, इनको रीअरेंज करके कुछ समीकरण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि 1 व 2 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, चूंकि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, इसलिए कोई एक्स्ट्रा टर्म प्लस क्यू इस तरह की यहाँ पर नहीं ली हुई है। दूसरा समीकरण जो है समीकरण 2, अब चूंकि हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास m1 की जो टर्म्स है v1 स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे और जो u2 स्क्वायर उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इट विल बी m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस इट विल बी u2 स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 4। क्या किया हमने, m1 और m2 के जो टर्म्स है उनको एक तरफ लिख लिया है। और सॉल्व कर लेते हैं समीकरण नंबर 4 को। m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू
m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, समीकरण 5 का मान किससे प्राप्त हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नाउ हम क्या करते हैं, समीकरण 5 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 3। समीकरण 5 में समीकरण नंबर 3 का भाग दे देते हैं। इससे क्या प्राप्त होगा? m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ये समीकरण 5 है और इसमें समीकरण नंबर 3 का भाग दे दिया है। तो समीकरण 3 को भी पहले अरेंज कर लेते हैं हम, उसके बाद इसमें डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, ये स्टेप बाद में कर लेंगे। पहले समीकरण 3 को अरेंज करते हैं समीकरण नंबर 3 से। इसमें भी m1 वाली टर्म एक तरफ कंसीडर कर ले सकते हैं। m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 6। ओके, यहाँ पे भी हमने m1 और m2 वाली टर्म एक तरफ कर ली। अब हम करते हैं 5/6। समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर इसका मान हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ये हो गया समीकरण नंबर 5। इसमें समीकरण नंबर 6 का भाग देना है। तो m1 u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, m2 से m2 और इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि m1 वाली टर्म एक तरफ लेनी है और m2 वाली टर्म एक तरफ लेनी है, ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है वो स्मूथली होती रहे। अब समीकरण नंबर 7 को हम लिख लेते हैं। क्या प्राप्त हो गया आपके पास? समीकरण 7 u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ से हमने क्या प्राप्त कर लेंगे? हम सबसे पहले v1 का मान प्राप्त करेंगे। v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1, समीकरण 8। और इसी प्रकार v2 का मान क्या हो जाएगा? v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2, समीकरण नंबर 9। तो ये आपके जो दो कण हैं उसके टक्कर के बाद की वेलोसिटी है v1 और v2। ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9 में। लेकिन ये मिक्स टर्म है u1 u2 v2 u1 v1 u2। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? v1 और v2 के मान केवल आपको u1 और u2 की टर्म में ही प्राप्त हो। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों समीकरणों से अब चूंकि आप समीकरण पढ़ चुके हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, समीकरण है ये संवेग संरक्षण का। और इसमें था m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, समीकरण नंबर आपने समीकरण नंबर 6 था। ठीक है, इसका यूज आपने इससे जस्ट पहले किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 8 का मान भी समीकरण 6 में रखेंगे और समीकरण 9 का मान भी समीकरण नंबर 6 में रखेंगे, और उससे आप v1 और v2 के मान अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत एक समीकरण से कर लेते हैं। समीकरण नंबर 8 का मान, समीकरण 8 का मान, 8 किसकी वैल्यू है? v1 की। तो यहाँ पुट कर देंगे मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर
क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको, m1 u1 माइनस v1 का मान कितना है, v2 प्लस u2 माइनस u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1 u1 माइनस v2 माइनस u2 प्लस u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, और स्टेप आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे। सो इट विल बी 2u1 माइनस v2 माइनस u2 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अब हम क्या करते हैं, जो v2 वाली टर्म है, क्योंकि इस समीकरण में आप देख रहे हैं जो v1 टर्म है वो गायब हो चुकी है और आपका मान किसका प्राप्त होगा, तो v2 का मान प्राप्त होगा। तो हम v2 वाली टर्म को RHS की तरफ लिख लेते हैं। तो m1 2u1 माइनस u2, और जो u2 टर्म है उसको भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, प्लस m2 u2, और उधर बच जाएंगी m2 v2 प्लस m1 v2, इक्वेशन नंबर 10। यहाँ आपको ये समीकरण पूरी सावधानी से करना है कि कहाँ कौन सी टर्म किसके साथ है और किस टर्म को v1 को v2 के साथ रखना है या m1 को m2 के साथ रखना है। अब हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 10 से m1 2u1 माइनस u2 प्लस m2 u2, और वो मान हो जाएगा m1 प्लस m2 v2। इसलिए v2 का मान हो जाएगा m1 2u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। आपके पास ये मान प्राप्त हो गया है, समीकरण नंबर 11। अब u2 का मान यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी इसकी टर्म है, तो और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो v2 इक्वल टू हो जाएगा 2m1 प्लस m2 u1 आपने अलग कर लिया है, प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दिस विल बी u2, इक्वेशन नंबर 12। So this is the final value of velocity of second particle after collision। टक्कर के बाद जो द्वितीय कण है उसके वेग का मान क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण नंबर 12 से किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, तो u1 और u2 के रूप में। यही आपको चाहिए था। इसी प्रकार यहाँ पर जो समीकरण थी, मैं कह रहा था कि समीकरण नंबर 6 में रखेंगे। दूसरी समीकरण से आपको v1 का मान प्राप्त होगा और इट विल बी 2m2 m1 प्लस m2 u2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, समीकरण नंबर 13। इसी की सिमेट्री के तौर पर आप दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है, उसमें आपने कणों के टक्कर के पश्चात वेग v1 और v2 प्राप्त किए हैं। अब आपको ये देखना है कि जैसे दो कण अगर ये टक्कर कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। माना कि एक पार्टिकल स्थिर है और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि m1 का द्रव्यमान m2 से ज़्यादा है या फिर m1 का द्रव्यमान m2 से कम है। तो उस कंडीशंस में क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए आपने v1 और v2 के मान प्राप्त किए, ठीक है। तो एक बार पुनः मैं समराइज कर रहा हूँ हेड ऑन कॉलिजन को, और उसमें टक्कर के पश्चात जो वेग है वो हमने प्राप्त किए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।